हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर में हम लोगों का सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, फिर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, फिर 3 प्रकार का, एक है सीरीज, शंट और तीसरा कंपाउंड। तो हम लोग कल पढ़े शंट डीसी जनरेटर, आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज डीसी जनरेटर। तो हम लोग देखते हैं सीरीज डीसी जनरेटर। पहले तो आप चित्र देख लें बेटा। सीरीज डीसी जनरेटर ये आपका योक हो गया। ये आपके पोल हो गए। इधर भी मैंने पोल बना दिया। ये आपका धुर्रा हो गया। धुर्रा माइल्ड स्टील का होता है। फिर आर्मेचर लगाना है इस पर। ये हम लोगों ने कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक अभी लगाया। ये भी हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, जैसा पूरी संरचना आपको बताई जा चुकी है। ये आर्मेचर में बेसिकली उत्पन्न होगा एसी, उसे ये कन्वर्ट करेगा डीसी में। ये हो गया हम लोगों का आर्मेचर। आर्मेचर में ये स्लॉट ऐसे कटे रहेंगे, जिसमें हम लोग जो है आर्मेचर वाइंडिंग को पिरोते हैं। ऐसे स्लॉट कटे रहेंगे, पूरे परिधि में ऐसे स्लॉट कटे रहते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्मेचर। ये आपका हो गया, इसमें अगर हम लोग कंडक्टर दिखावें, चालक दिखावें, वाइंडिंग दिखावें, तो ये हो गया आर्मेचर कंडक्टर या वाइंडिंग। आर्मेचर कंडक्टर, कंडक्टर यानी चालक, लिख देते हैं आर्मेचर। इधर हमने लगा दिया कार्बन ब्रूस। ये हो गया कार्बन ब्रूस। ये हो गया आपका कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक, ये आपका हो गया फील्ड वाइंडिंग। इस चुंबक के क्रोड पर ऐसे वाइंडिंग लुपेट देंगे, ऐसे ऐसे वाइंडिंग लुपेट देंगे। ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। सब इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनाई जाएगी ये फील्ड वाइंडिंग भी, और आर्मेचर वाइंडिंग भी। जो आर्मेचर कंडक्टर लिखे हैं वही है वाइंडिंग। तो ये आपका मैग्नेट पोल हो गया। इसे पोल शू कहेंगे। ये पोल शू है, पूरे को पोल कहेंगे। इधर ए बी पोल है, ये भी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। अब इसे हम अगर सीरीज डीसी जनरेटर कहें, सीरीज डीसी जनरेटर,
ध्यान से देखें, इसे हम लोग अगर सीरीज डीसी जनरेटर कहें तो क्या होगा, जो आर्मेचर कंडक्टर है या आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके श्रेणी क्रम में जब फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होगी तो उसी को हम लोग सीरीज डीसी जनरेटर कहेंगे। तो ये हमारा आर्मेचर से यहाँ कार्बन ब्रश दिक् परिवर्तक उसे डीसी में बदलेगा और फिर यहाँ से धारा निकले और ऐसे इस वाइंडिंग में जा, यहाँ से धारा निकली इस वाइंडिंग से होते हुए ऐसे, फिर इस फील्ड वाइंडिंग में होते हुए और फिर इसके इस टर्न से ऐसे निकले, ऐसे यहाँ टर्मिनल पर पहुँचे। ध्यान से देख लें, ऐसे यहाँ टर्मिनल पर पहुँचे, ये टर्मिनल पर पहुँचे, तब हम लोग जो है इसे कहेंगे। और दूसर का ये जो है आपका ये कार्बन ब्रश है, मान लीजिए ये फेज है, प्लस वाला है और इधर जो है आपका ये माइनस है। डीसी में केवल बेटा प्लस और माइनस होता है, तो माइनस वाला पोर्शन जो है यहाँ से ये ऐसे आ गया, ऐसे। तो अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जब धारा एक ही बहती है, श्रेणी क्रम की विशेषता क्या है कि सब में धारा एक ही बहती है और वोल्टेज का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए कम्यूटेटर से, ये कम्यूटेटर है, दिक् परिवर्तक है, उस पर लगे कार्बन ब्रश से धारा निकली और फिर यही धारा जो आर्मेचर से निकल रही है वही धारा जो है आपके फील्ड वाइंडिंग में जा रही है और इस फील्ड वाइंडिंग से होते हुए इधर वाले पोल के फील्ड वाइंडिंग में होते हुए, तो दोनों को एक में धारा हम लोग ऐसे जब बहा देंगे, धारा ऐसे बहाएंगे, जिसमें धारा हम लोग ऐसे बहाएंगे, माने एंटी क्लॉकवाइज बहाएंगे तो वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। ऐसे देखिए ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जिस कुंडली में धारा हम लोग क्लॉकवाइज बहाएंगे ऐसे, तो वो साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग धारा का डायरेक्शन उसमें ऐसा डालेंगे कि एक जो है नॉर्थ पोल बन जाए और एक जो है ये वाला साउथ पोल बन जाए। ऐसा हम लोग जो है धारा केवल इसमें डालकर और उसे बना लेते हैं। तो अब ये बेसिकली एक चुंबक बन गया। ये हो गया आपका, मान लीजिए कि नॉर्थ पोल, तो इधर वाला हो जाएगा, बना लेंगे साउथ पोल। धारा उसमें प्रवाहित कराएंगे, जिस कुंडली में धारा ऐसे ऐसे चलेगी वो नॉर्थ पोल बना देगी और जिसमें धारा ऐसे ऐसे बहाते हैं वो साउथ पोल। तो ऐसे हम लोग जो है एक को नॉर्थ पोल एक को साउथ पोल, और ये बॉडी क्या करेगी, जो ढलवे लोहे की बॉडी है, ये दोनों चुंबकों के यानी दोनों पोलों को ये जोड़कर एक चुंबक बना देगी। तो इस तरह से नाल टाइप का आपका चुंबक बन गया, जिसका जैसे ऐसे नाल टाइप का चुंबक बन गया, ये ऐसे नाल टाइप का ये चुंबक आपका ऐसे बन गया, ये ऐसे ये चुंबक बन गया, ये ऐसे नाल टाइप का, एक पोल इधर आ गया और एक पोल आपका इधर आ गया, ऐसे हो गया। तो ये नाल टाइप का चुंबक आपका बन जाता है। इसीलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ये बॉडी जो है कास्ट आयरन की या फिर इस्पात का हम लोग बनाते हैं। अगर ना बनावें तो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ नहीं पूरा कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है योक है, ये जो योक है, इस योक को हम लोग लकड़ी का या माइका का नहीं बना पाते हैं। योक हम लोग जो है ढलवे लोहे का अथवा इस्पात का ही बनाते हैं, स्टील का। तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे अपना परिपथ पूरा करती हैं। वो सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ पोल से होते हुए ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेंगे और कुछ इधर से होते हुए ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करती हैं। तो ये हमारा जो है सीरीज डीसी जनरेटर किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे जब आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उस जनरेटर को हम
सीरीज डीसी जनरेटर कहेंगे या डिस्ट, उसको अंग्रेजी में डीसी बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे डिस्ट धारा जनित्र। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीरीज डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं सीरीज डीसी जनरेटर या श्रेणी डिस्ट धारा जनित्र। सीरीज डीसी जनरेटर। तो सीरीज डीसी जनरेटर किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, सीरीज में अथवा श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, तब उसे सीरीज डीसी जनरेटर कहते हैं। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है, क्योंकि सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से, इसलिए अब आर्मेचर के साथ ये फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगी। इसलिए फील्ड वाइंडिंग का यदि रेजिस्टेंस हम ज़्यादा रखेंगे तो आर्मेचर का कुल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगा या आपके जनरेटर का कुल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाएगा। इससे बचने के लिए अब हम लोग जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जो इस पोलों पर ये वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग की गई, चूँकि ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी गई, तो अब इसी को हम लोग नाम दे देते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग अब प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये मोटे तारों की और कम टर्नों की बनाई जाएगी। तो ये हमारी जो वाइंडिंग होगी वो देखिए ना, मोटे तार की और ऐसे कम टर्न की बनाते हैं, ऐसे मोटे तार की और कम टर्न की बनाते हैं, मोटे तार व कम टर्न की बनाते हैं। तो अगली पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध, जनरेटर का प्रतिरोध कम करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनाते हैं, वह टर्नों की संख्या कम रखते हैं। यानी आप कहेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की व कम टर्न की होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? मोटे तार की व कम टर्न की होती है।
ये मोटे तार की व कम टर्न की होगी, तो मोटा तार होने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। आप लोग जान ही रहे हैं कि चाहे एक ही पदार्थ लिया जाए, एक ही धातु ली जाए, लेकिन अगर उसका तार पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और यदि तार मोटा है कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और प्लस टर्न कम लेते हैं तो लंबाई कम हो जाती है। देखिए ना, जब ज़्यादा ऐसे ऐसे टर्न बनाएंगे, ऐसे ऐसे ज़्यादा टर्न बनाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, और जब टर्न जो है कम लेंगे, ऐसे टर्न कम लेंगे तो लंबाई भी कम हो जाएगी। और प्रतिरोध R बराबर आप लोग जानते ही हैं कि R बराबर होता है रो इंटू L/A होता है। तो लंबाई ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और ये एरिया क्षेत्रफल है, तो अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तार मोटा होगा, तो ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से मोटे तार का जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मुंह का क्षेत्रफल, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। तो वो जो है अगर ज़्यादा है तो उससे जो है रेजिस्टेंस देखिए कम हो जाएगा। ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से लंबाई कम कर देंगे, कम टर्न करेंगे तो लंबाई कम हो जाएगी, और मोटा तार ले लेंगे तो क्षेत्रफल उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा से भाग देंगे, भाग कम बार जाएगी तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तारों व कम टर्नों की बनाते हैं। तो लिखा है प्रतिरोध कम करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे इंसुलेटेड कॉपर वायर की, और वैसे सस्ता अगर लेना है तो इसे हम लोग जो है कॉपर के जगह एल्युमिनियम का प्रयोग कर देते हैं। तो वो सस्ता पड़ता है लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा कार्बनाइज होता है। तो इस तरह से लिखा है कॉपर वायर की बनाते हैं, वह टर्नों की संख्या कम रखते हैं। अब अगली पॉइंट इसी में लिख लें। अब जितनी भी आपकी सप्लाई लोड में जाएगी, वो जो है यहाँ टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से अब ये आपका टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से अब सप्लाई जो है लोड में हम अपने घरों में ले जाएंगे, लोड जोड़ेंगे। तो जितनी भी आप सप्लाई देख रहे हैं वो आर्मेचर से होते हुए ही लोड में जाती है। तो इस तरह से आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम रखते हैं और आर्मेचर को मोटा रखते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा जाएगी, करंट ज़्यादा जाएगी, तो आप लोग देखते हैं हीटर में है और प्रेस में है, ऐसे अन्य जगहों पर हम लोग मोटे तार का प्रयोग करते हैं। पतला तार उतनी करंट जो है कैरी नहीं कर पाएगा, वहन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉपर की जो वाइंडिंग आर्मेचर में करेंगे वो भी मोटे तार से करेंगे। तो इस तरह से अब आप लिख लेंगे, अगली पॉइंट लिख लेंगे कि इस प्रकार सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग दोनों मोटे तारों से की जाती है। तार मीन्स वायर से की जाती है। शंट वाले में क्या है कि शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों की अधिक टर्नों की बनाई जाती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। और आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार से की जाती है, क्योंकि आर्मेचर से ही सारी सप्लाई सबको जानी है। तो इसलिए वहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग केवल मोटे तार की रहेगी, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार की अधिक टर्नों की रहेगी। जबकि सीरीज या श्रेणी दिष्ट धारा जनित्र या सीरीज डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होगी
वो भी मोटे तार की होगी और कम टर्न की होगी। और जबकि आर्मेचर वाइंडिंग, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये भी जो है मोटे तार का होगा और ये भी इंसुलेटेड वायर होगा। तो इस तरह से अब आपके ये जनरेटर में समझ में आ रहा होगा कि जो आर्मेचर, क्योंकि हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो आपने सेल्फ एक्साइटेड को पढ़ा कि वह ऐसा जनित्र जो अपनी ही धारा से अपने चुंबकों को उत्तेजित करे या उनका एक्साइटेशन करे, उत्तेजन करे, तो ऐसे जनरेटर को ही हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। तो इस टाइप में हमारा जो है 3 प्रकार का है, शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है। तो कल हम लोग पिछले वीडियो में शंट वाला पढ़े, आज हम लोग सीरीज वाला पढ़ रहे हैं। फिर सीरीज में क्या आपने परिभाषा दिया, तो सीरीज में आपने यही कहा कि जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए, देखें 2 ही वाइंडिंग है, एक आपकी जो है चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए वाइंडिंग लगेगी जिसे हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, और दूसरा का जो है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। और जब इन दोनों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उसी को जो है हम लोग सीरीज डीसी जनरेटर बोलेंगे या श्रेणी दिष्ट धारा जनित्र कहेंगे। तो परिभाषा हम लोग ऐसे करेंगे कि जब फील्ड वाइंडिंग या चुंबकों वाली वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो उस जनरेटर को हम लोग सीरीज जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जनरेटर के अंदर कैसी संरचना है। आर्मेचर से जो यहाँ से ये धारा कार्बन ब्रश से निकल रही है, वही धारा आप डायरेक्ट जो है आपके फील्ड वाइंडिंग में जा रही है और फिर वहाँ से दूसर की फील्ड वाइंडिंग से होते हुए और फिर जो है टर्मिनल पर पहुँच जा रही है। इस तरह से सारी चीज़ें किस क्रम में हो गई, श्रेणी क्रम में। तो इसका अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनावें तो इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा। आर्मेचर ऐसे हम लोग जब बना देते हैं तो ये हमारा हो जाता है आर्मेचर, ये हो गया आपका आर्मेचर। इस पर कार्बन ब्रश ऐसे लगा देंगे, ये हो गया कार्बन ब्रश। तो जब ऐसी संरचना हम लोग कर देते हैं तो इसी को कहते हैं आर्मेचर हो गया। देखिए ना, ऐसे ये आर्मेचर का सिंबल हो गया, तो ये हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब समझ रहे हैं? आर्मेचर का मतलब है कि सिलिकॉन इस्पात का लैमिनेट करके बनाया गया एक बेलनाकार भाग जिसके परिधि में खांचे बने रहते हैं, वो सब आपको बताया गया, और बीच में धुर्रा फिट होता है। वो धुर्रे दोनों साइड में जनरेटर की जो साइड प्लेटें होती हैं उस पर बैरिंग में वो टिका रहता है धुर्रा, और उस पर आपका जो बेलनाकार भाग है ऐसे लंबा, उसमें वाइंडिंग पिरोई जाती है। हकीकत में ये कैसा रहेगा, तो हकीकत में ये आपके जनरेटर की जो बॉडी होगी वो इस टाइप से होगी, ये ऐसे होगी, ये जनरेटर की बॉडी आपकी ऐसे होगी, और इसमें आपका आर्मेचर भी जो है, ये आर्मेचर भी इस टाइप से आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा आर्मेचर, ये ऐसे रहेगा। आर्मेचर भी ऐसे बेलनाकार रहेगा, और ये खांचे से खांचे देखिए ना ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये खांचे ऐसे लंबे लंबे जो है बनते चले जाएंगे, और इन्हीं खांचों में अब हम लोग वाइंडिंग को पिरोते हैं, ऐसे डालेंगे ऐसे, और फिर इधर से निकाला, ऐसे निकाला, और मान लीजिए कि इसमें से निकाला, इस वाले में से, तो ऐसे हमारी वाइंडिंग होती रहती है। तो इस तरह से हमारा जो है ये आर्मेचर होता है, और ये सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों को बनाकर ऐसे बेलनाकार लंबा बनाया जाता है, और इसमें जो है इन खांचों में ऐसे लंबे चालक ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे मोड़ा, और फिर इस खांचे में से ऐसे निकाला, ऐसे ऐसे वाइंडिंग की जाती है। तो इस तरह से एक टर्न में हम लोगों के 2 चालक बन जाते हैं। अब जितने टर्न का आपका जनरेटर रहेगा उतने में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, कुल चालकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसका ये आर्मेचर हो गया सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का, ये कार्बन ब्रश ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है ऐसे ले जाते हैं, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग
हम लोग यहाँ पर मोटे तारों की व कम टर्नों की लगा देते हैं। तो ये मोटे तार की और कम टर्न की ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऐसे हो गई, और यहाँ से हम लोगों ने ऐसे जो है जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया लोड को। ये आपका टर्मिनल हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से आप लोड जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका लोड W, जिसे भार भी कहेंगे या लोड कहेंगे। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उसे भी कहेंगे, यहाँ के प्रतिरोध को R कहेंगे, रेजिस्टेंस को ये आपके घर में रहेगा, और ये जो है इसमें जो धारा बहेगी उसे I कहेंगे। तो ये आपका इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा, जिसे आप phi ZNP/60A से ज्ञात करेंगे। इससे धारा निकलेगी, उस धारा को आप कहेंगे IA, आर्मेचर धारा, और इसका रेजिस्टेंस RA होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ से यही धारा जब चलेगी तो यहाँ के धारा को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये सीरीज है तो ISE, और इसके रेजिस्टेंस को कहेंगे RSE। क्लियर हो गया? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम लोग RSE कहेंगे। SE फॉर सीरीज है, और ISE मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा है। IA क्या है? IA आर्मेचर से निकलने वाली धारा, A फॉर आर्मेचर, I फॉर करंट। तो ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो इसी जो अंदर बेटा ये हमारा जो है, अभी तक आपको हम अंदर की संरचना दिखा रहे थे कि कैसे जो है हमारा आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के साथ कैसे जुड़ेगा, तो उसे हम लोग सीरीज जनरेटर बोलेंगे। तो ऐसे जुड़ा, उसी का हम लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। तो ये सर्किट डायग्राम भी आपका जो है सीरीज जनरेटर का या DC सीरीज जनरेटर का। तो ये सर्किट डायग्राम आपका हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो धारा चलेगी वही धारा इस वाइंडिंग में होते हुए और इस लोड से होते हुए और ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी, ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी। तो आप देख रहे हैं सब चीज़ें श्रेणी क्रम में। जब धारा एक ही बहे तो उसे हम लोग जो है श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे आपकी झालर जुड़ी होती है, झालर छोटे छोटे बल्ब जुड़े रहते हैं, वो सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब IA निकलेगी, वहीं IA इसमें से होते हुए ऐसे होते हुए आएगी। तो इस तरह से आप कहेंगे धारा का समीकरण हो गया IA बराबर ISE बराबर I। कोई लड़का कहे पूरे में I बह रही है, कोई लड़का कहेगा पूरे में ISE बह रही है, कोई लड़का कहे पूरे में IA बह रही है। इस तरह से सबका मान बराबर है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सब में एक ही बहती है। तो नाम केवल अलग अलग इसमें इसलिए लिख दिया कि आप जानते रहें। बकिया संबंध तीनों में क्या है, तो तीनों में संबंध आप कहेंगे IA बराबर ISE बराबर लोड धारा I या IL, कहीं कहीं उसे IL भी कह देते हैं। यही हमारा लोड है, ये हमारा क्या है, यही लोड है। तो लोड वाली धारा को हम लोग I कहते हैं अथवा IL कहते हैं। तो आगे अब चलते हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग जो है चलते हैं, इसकी धारा समीकरण लिखते हैं, वोल्टता समीकरण लिखते हैं, ये सब बातें लिखते हैं। इसमें हम लोग पहली पॉइंट अब लिख लें, धारा समीकरण। धारा समीकरण हो गया तो आप कहेंगे धारा समीकरण आर्मेचर धारा IA बराबर ISE बराबर I। क्लियर हो गया? धारा समीकरण सब बराबर है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल
जिसे E से डिनोट करते हैं। E बराबर आप ज्ञात करेंगे 5ZNP/60A। इतना क्लियर हो गया। अगला हम लोग लिखेंगे बोल्टता समीकरण। बोल्टता समीकरण देखें। बोल्टता समीकरण आपका जनरेटर बनाएगा इतना बोल्ट, ई से बनाएगा 5ZNP/60A कर लेंगे। 5 चुंबक, एक पोल से निकलने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स प्रति पोल है वेबर में। जेड कुल चालकों की संख्या बेटा, एक टर्न में 2 चालक होते हैं। अगर 100 टर्न उसमें बनाए गए पूरे आर्मेचर वाइंडिंग में तो 100 दूना 200, तो चालकों की संख्या जेड का मान 200 हो जाएगा। n RPM है, कितना तेजी से इसे आपका डीजल इंजन या टरबाइन नचा रहा है। तो वो डीजल इंजन या टरबाइन हमारा प्राइम मूवर है या प्राथमिक चालक है, तो वो इसे नचाएगा। जितने 1200-1400 RPM पर नचाएगा। n जो है RPM है, यानी चक्कर प्रति मिनट है, रोटेशन पर मिनट। और P पोलों की संख्या है। आपके जनरेटर में 2 पोल लगे हैं, चुंबक 1 पोल 2, इनकी संख्या हमेशा सम होती है, विषम नहीं होती है। 2 पोल लगाएंगे तो 1 चुंबक कहा जाएगा। 4 पोल लगाएंगे तो 2 चुंबक हो जाएंगे, क्योंकि एक चुंबक में 2 पोल होते हैं, सिंगल पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अगर 4 पोल हैं तो आपके कितने चुंबक हैं? 2 चुंबक। 6 पोल हैं तो 3 चुंबक। तो इस तरह से पोलों की संख्या सम होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। तो इस तरह से आपका P का मान इसमें 2 दिखाया गया, तो यहाँ पर 2 रखेंगे बटे 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, क्योंकि वेबर प्रति सेकेंड को ही बोल्ट कहते हैं। देखिए ना, यहाँ से मात्रक भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जेड क्या है? संख्या है, कितने चालक हैं? 100, 200 ऐसे। n क्या है? चक्कर प्रति मिनट है। प्रति मिनट का मतलब बटे में मिनट, तो 1 मिनट के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हो गया, मिनट के जगह पर आ गया 60 सेकेंड। पीवी संख्या कै पोल है? 2 पोल है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ये समांतर पथों की संख्या आपको बताया गया है कि लैप वाउंड में समांतर पथों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर होती है। ए बराबर पी होता है, यानी 2 पोल है तो समांतर पथ भी 2 होंगे, 4 पोल है तो समांतर पथ ए भी 4 होंगे। और लेकिन अगर आपका ये जनरेटर जो है वेव वाउंड है, तरंग कुंडलन अगर उसमें किया गया तो तरंग कुंडलन के लिए फिक्स है कि ए का मान 2 ही होता है, यानी उसमें समांतर पथ 2 ही होते हैं। तो आपको कम्यूटेटर पर सिर्फ 2 ही कार्बन ब्रूस लगाएंगे और उसी से बाहर सप्लाई चली जाएगी, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से सब संख्या 60 भी संख्या है, ए भी 2, 4, 6 संख्या है, सब संख्या ही है। केवल फ्लक्स जो है वेबर में है और बटे में आ गया सेकेंड। तो वेबर प्रति सेकेंड, यानी वेबर बटे सेकेंड इस तरह से हो जाता है। वेबर बटे सेकेंड बराबर ही हो जाता है वोल्ट। तो इस तरह से हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E इसमें उत्पन्न होगा, वो यहाँ पर लिखा गया है। E उत्पन्न होगा इस फार्मूले से इतने वोल्ट का, लेकिन जैसे उससे अब धारा बहेगी, क्योंकि जब इसमें वोल्टेज बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, तो आपने कहा कि इस तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इस विद्युत वाहक बल के कारण अब वो दौड़ने लगते हैं, तार में ही चलने लगते हैं, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आते। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक चालक धातु के
परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने लगते हैं तो हमें धारा मिलने लगती है। इसीलिए हम लोग उनको चालक धातु कहते हैं। जो कुचालक धातु है, माइका है, एस्बेस्टस है, इन सब की बाहरी कक्षाओं में, इनके परमाणुओं की बाहरी कक्षाओं में फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः उस पर कितनाऊ हम विद्युत वाहक बल लगाते हैं, इस बल के कारण उनमें चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए वो परिपथ में दौड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग उनको कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो हमारा जो है इस तरह से यहाँ से जैसे ही धारा निकलेगी वो धारा आइए बोली जाएगी आर्मेचर धारा। और आर्मेचर, ये जो तार से हम लोग वाइंडिंग लुपेट रखे हैं, इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को RA कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो ये इतना वोल्टेज जो है IA गुणे RA वोल्ट जो है खा जाएगा। रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस केवल ऊष्मा बनाकर वैद्युत ऊर्जा का क्षय करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके पंखे का रेगुलेटर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज को जो है ड्रॉप करता है। पूरा वोल्टेज हम लोगों के पंखे को या उसको नहीं मिलता। जैसे आप लोग गैस में ही देखते हैं, नाप को थोड़ा घुमा देते हैं तो गैस कम मिलती है, और नाप को जब पूरा खोल देते हैं तो वो भी आपका रेगुलेटर है। तो वो जब पूरा खोल लेते हैं तो पूरा गैस निकलने लगती है, लौ आपकी तेज़ हो जाती है। वही काम ऐसा जहाँ पर कोई भी वस्तु है जो कि फ्लो को नियंत्रित करे, उसे हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के पंखे का भी रेगुलेटर है। जब 1 नंबर पर चलाते हैं तो वोल्टेज को नियंत्रित कर देता है। और कैसे नियंत्रित करता है? V बराबर IR से। उसमें रेजिस्टेंस लगाए रहते हैं। वो जो है वोल्टेज जैसे 220 वोल्ट आ रहा है तो उसको जो है ड्रॉप करके 150 वोल्ट कर देगा, तो आपके पंखे को 150 वोल्ट मिलेगा तो धीरे धीरे नाचेगा। तो 1 नंबर पर पंखा धीरे धीरे चलेगा। 1 नंबर पर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है, इसलिए वो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा कर देता है। 2 नंबर पर थोड़ा वोल्टेज और थोड़ा कम ड्रॉप करेगा, 3 नंबर पर और कम करेगा, 4 नंबर पर और कम करेगा, और 5 नंबर पर डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं तो पंखा 5 नंबर पर पूरा उसे 220 वोल्ट मिलने लगता है। कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं जुड़ता है। तो इस तरह से हमारा पंखा फुल स्पीड पर नाचने लगता है। तो ये आपका जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये जो है वोल्टेज ड्रॉप करेगा या वोल्टेज को खाएगा। तो अब हो जाएगा E माइनस IARA। इतना यहाँ पर अब आपका वोल्टेज मिल रहा है या विद्युत वाहक बल इतना अब आगे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? E माइनस IARA। और यहाँ से जितना निकलेगा वहीं का वोल्टेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का विभाजन हो जाता है, धारा पूरे में एक ही बहती है। अतः ये जितना वोल्टेज कुंडली खाएगी वो, और लोड का वोल्टेज भी, ये दोनों का वोल्टेज ड्रॉप जोड़ दिया जाए तो इसके दिए गए वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जनरेटर ही वोल्टेज दे रहा है, विद्युत वाहक बल दे रहा है। जनरेटर करंट नहीं पैदा करता है। जनरेटर क्या लगाता है? विद्युत वाहक बल या वोल्टेज लगाता है। जैसे आप सेल और बैटरी में पढ़े हैं, तो बैटरी को आप कहते हैं कि ये 12 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है, सेल 1.5 वोल्ट का, इस टाइप से हम लोग कहते हैं। तो उसमें उसका वो विद्युत वाहक बल है। कहीं ये नहीं कहते हैं कि इतने एम्पियर का है। तो इस तरह से जो काम सेल अथवा बैटरी करती है वही काम हमारा जनरेटर करता है। जनरेटर भी विद्युत वाहक बल क्रिएट करता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस वाइंडिंग के अथवा आर्मेचर वाइंडिंग के मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ में या तार के अंदर ही दौड़ने लगते हैं, और इस तरह से आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमें धारा मिलने लगती है। यानी धारा प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विद्युत वाहक बल लगाना है। तो इस तरह से हमारा जनरेटर विद्युत वाहक बल E लगाएगा, और जिसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA ही कम कर देगा, तो वो हो जाएगा अब E माइनस IARA। और यही बराबर हो जाएगा यहाँ का वोल्ट तापात। तो यहाँ का वोल्ट तापात V बराबर IR से हो जाएगा ISE गुणे RSE, प्लस यहाँ का वोल्टेज V अथवा V बराबर IR।
क्लियर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे बोल्टता समीकरण। तो बोल्टता समीकरण आपका हो गया E माइनस IA/RA बराबर हो गया, इधर चलेंगे तो हो जाएगा V प्लस ISE/RSE। क्लियर हो गया। ऐसे आप लिख लें, या इसी बात को आप पक्षांतर करके लिख लेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। E बराबर अगर यहाँ लिख दें, इस माइनस को इधर ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा IA/RA प्लस V प्लस ISE/RSE। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि चूंकि पहला ही समीकरण ये आपने लिख लिया है कि IA बराबर ही ISE है, बराबर I है, तो आप कहीं भी चाहे हर जगह जहाँ पर ISE है वहाँ पर भी आप IA लिख सकते हैं। तो इसी को आप अगर ISE के जगह पर IA लिख देंगे तो यहाँ पर भी हम लोग IA लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर IA/RA, इसको पहले लिख दिया तो ये प्लस हो गया IA/RSE प्लस भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या भी को इधर ला दिया तो हो जाएगा E माइनस भी बराबर IA कॉमन ले लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, IA कोष्ठ में RA प्लस RSE, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी IA और यहाँ से भी IA कॉमन ले लिया, इस भी को इधर ले आया तो माइनस भी हो गया। अगली लाइन में आप IA बराबर अगर कोई लड़का लिखना चाहे, IA यानी आर्मेचर धारा, तो इसके लिए भी एक सूत्र बन गया, E माइनस V बटे RA प्लस RSE, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। केवल ये इतनी बात आपको याद रहे कि E को कम करेगा तो हो जाएगा E माइनस IA/RA बराबर हो जाएगा ISE/RSE। यहाँ का वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो वोल्टेज V बराबर ओम ने दिया, V बराबर IR, तो यहाँ का वोल्टेज इतना हो जाएगा और यहाँ का वोल्टेज V बराबर IR, चाहे आप कैपिटल V कहिए अथवा V बराबर IR, यहाँ का वोल्टेज V बराबर IR, ऐसे भी हो जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग V लिखे हैं वहाँ पर IR भी लिख सकते हैं, इस V लिखें अथवा V के जगह पर कैपिटल IR भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा, तो ये आपका हो गया वोल्टता समीकरण। अब आगे जो है हम लोग इसका लोड समीकरण अगर लिखें तो अगली लाइन में आपका हो जाएगा, चौथी पॉइंट यहाँ से हो जाएगी। चौथी पॉइंट अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे लोड समीकरण, या खाली लोड ऐसे लिख लें। तो लोड को हम लोग W या P से डिनोट करते हैं, तो लोड W कोष्ठ में P अगर कह दें तो ये बराबर हो जाएगा बेटा पावर P बराबर VI, तो V गुणे I। देखिए ना, W बराबर V गुणे I, पावर P बराबर VI। तो हमारा पावर या W लोड है, W बराबर हो गया VI बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं I²R बराबर हो गया V²/R। तो ऐसे भी लिख सकते हैं लोड के लिए, ऐसे आप लिख सकते हैं लोड W बराबर VI बराबर I²R बराबर V²/R। अब लिखेंगे धारा के लिए, अगर अलग से लिखें तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी देखिए लिख सकते हैं। I बराबर क्या लिखेंगे, तो I बराबर लिखेंगे V/R। देखिए ना, V बराबर IR है, इसलिए I बराबर V/R। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं I बराबर है V/R। आगे फिर बराबर लिख सकते हैं,
बराबर यहाँ से लिखेंगे, देखें W/V, अगर इतना आप लें बेटा तो W/V बराबर I हो जाएगा। तो यहाँ पर W/V भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपके अब क्लियर धारा का समीकरण हो गया, यानी IA का भी मान V/R कर देंगे, V/R कर देंगे, तब भी इसमें बहने वाली सभी धाराओं का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सभी धारा आपस में बराबर है। IA बराबर ISC बराबर I, तो सभी धारा का मान V/R से भी ज्ञात कर सकते हैं। अथवा लोड में आपके घर पर लोड जितना आपने डाला है और घर पर जितना वोल्ट मीटर वोल्टेज बता रहा है ये है, उससे भी भाग दे देंगे लोड में V से, तब भी धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि R का मान ज्ञात करिए, रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, लोड प्रतिरोध ज्ञात करिए, तो आप लोड प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूले से, लोड प्रतिरोध R। तो लोड प्रतिरोध देखिए यहाँ से ज्ञात करेंगे, R बराबर हो जाएगा V/I, लोड प्रतिरोध R का मान ज्ञात करेंगे, R बराबर हो जाएगा V/I बराबर, अगर यहाँ से ज्ञात करें तो देखिए हो जाएगा R बराबर W/I², तो हो जाएगा W/I²। देखिए ना, ये वाला और ये वाला देखिए, तब हो जाएगा R बराबर हो जाएगा I² से गुणा इधर ले आएंगे तो I² से भाग हो जाएगा, तो W/I² हो गया। और यहाँ से अगर लेंगे तब R बराबर, अगर ये लेंगे तो R बराबर हो जाएगा V²/W, V²/W। तो ऐसे भी हम लोग जो है रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं लोड का, लोड प्रतिरोध हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आर्मेचर में कितना वैद्युत शक्ति उत्पन्न हुई, तो आर्मेचर में उत्पन्न अगर वैद्युत शक्ति देखें, आर्मेचर में उत्पन्न वैद्युत शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न वैद्युत शक्ति, उत्पन्न वैद्युत शक्ति बेटा, जिसे आप कहेंगे PA, A फॉर आर्मेचर, P फॉर पावर। तो ये बराबर पावर P बराबर, अभी आपने पढ़ा पावर P बराबर VI होता है, तो V के जगह पर यहाँ पर हो रहा है E, वोल्ट बन रहा है। आर्मेचर में विद्युत वाहक बल E वोल्ट बन रहा है, तो E हो जाएगा, और उससे धारा IA निकल रही है, तो गुणे IA, इतना वाट हो जाएगा। तो ये हो गया आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति के लिए फार्मूला। कोई आपसे पूछे कि चाहे जो भी आपका जनरेटर हो, आर्मेचर में कितना वैद्युत शक्ति क्रिएट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, जनरेट हो रही है, तो आप कहेंगे E गुणे IA, वाट। तो इस तरह से अब आपके इस सीरीज जनरेटर की मेन सारी बातें ख़त्म होती हैं। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है इसी को आपको नियंत्रित करना। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज हमें कम या ज़्यादा मिले, तो उस वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए हमारे ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ देखिए चुंबकों पर चढ़ी हुई है। इसीलिए बेटा मैं दोनों चित्र आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप अंदर की भी संरचना को कायदे से समझ सकें, और फिर अंदर की जब संरचना आप समझ जाएंगे तो उसी का ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है
ये सीरीज डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना। जैसे अंदर कनेक्शन किया गया है परिभाषा के अनुसार, वैसे ही आप देखिए आर्मेचर ये इसके श्रेणी क्रम में आपका जो है ये जुड़ गया और उसी के श्रेणी क्रम में लोड भी जुड़ गया। और श्रेणी क्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब धारा सब में एक ही बहती है तो श्रेणी क्रम, और जब धारा का विभाजन हो जाता है तो समांतर क्रम। तो इसमें धारा सब में एक ही बह रही है, इसलिए पूरा ये हो गया सीरीज जनरेटर अथवा श्रेणी जनित्र। अब हम लोग चाहते हैं कि जितने आप लोड बढ़ाएंगे, ध्यान से देखें, लोड बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस लोड का कम हो जाएगा। जैसे 1000 वाट हीटर आप लगाए तो उसका प्रतिरोध लगभग जो है 40 ओम है, 40-42 ओम है। और अगर आपने 2000 वाट का हीटर लगा दिया तो प्रतिरोध 40-42 ओम से घटकर आपका 20-21 ओम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जैसे ही लोड घटेगा तैसे ही धारा, 1000 वाट का हीटर कम धारा लेगा, 2000 वाट का प्रतिरोध कम है इसलिए वो धारा अधिक खींचेगा, तो वो सारी धारा आपके IA का मान बढ़ जाएगा और वो IA आपके इसी में से जाएगी, क्योंकि अभी आपने लिखा IA बराबर ही है ISC, IA ही ISC है और यही जो है लोड धारा I है। तो इस तरह से एक जगह कोई भी आपका धारा का मान बढ़ेगा तो वहीं उतनी ही धारा सब में बहेगी, अतः आपके चुंबकों का उत्तेजन बहुत बढ़ जाएगा। और जब चुंबकों का उत्तेजन बढ़ जाएगा तो चुंबक से फ्लक्स फाई बहुत ज़्यादा निकलने लगेंगे, तब आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान बढ़ जाएगा, जिसे आप वोल्ट में माप रहे हैं। और जैसे यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा तैसे ही हर जगह का वोल्टेज बढ़ जाएगा। और अगर ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो बाहरी सर्किट आपकी ध्वस्त हो जाएगी, यानी आपका बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा, पंखे की मोटर जल जाएगी, आपका हीटिंग एलिमेंट जो है पिघल कर गिर जाएगा। तो इस तरह से आपका हीटर या जो भी लोड आप लगाए हैं वो ध्वस्त हो जाएगा, जल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से सीरीज जनरेटर में भी अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी लोड को बढ़ाना नहीं, एक सीमा तक ही रखना है। अगर उस सीमा जैसे इसकी कैपेसिटी मान लीजिए आपके जनरेटर की कैपेसिटी जो है 5 किलोवाट है या 5 वाट है, 5 किलोवाट है, इस टाइप से है, तो आपको 5 किलोवाट तक का ही लोड उस पर डालना है। उससे ज़्यादा लोड डाल देंगे, 6 किलोवाट कर देंगे, 7 किलोवाट का लोड कर देंगे, 10 किलोवाट का लोड कर देंगे, तो जो अभी बात मैं बता रहा हूँ वही बात होने लगेगी कि लोड आप बढ़ाएंगे और लोड बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा वो धारा अधिक बहना शुरू हो जाएगी। अर्थात आप यूँ कहेंगे कि ज़्यादा लोड ज़्यादा करंट लेगा तो ज़्यादा करंट जाने लगेगी, और वो जितनी भी करंट जाएगी वो सारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग से, यहाँ भी देख रहे हैं कि इस फील्ड वाइंडिंग से ही होकर जाएगी। अतः फील्ड वाइंडिंग ओवर एक्साइट करने लगेगी आपके चुंबकों को, और ओवर एक्साइट जैसे ही होगा तैसे ही फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, और फ्लक्स का मान बढ़ते ही आपका वोल्टेज अधिक बनने लगेगा, और इस तरह से बाहरी परिपथ आपका ध्वस्त हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अब क्या करना है हम लोगों को कि जो भी हमारा जनरेटर है उसके जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस मैक्सिमम कैपेसिटी के अनुसार ही हम लोड पर चलना है। तो हमारे जनरेटर की दक्षता भी 100% रहेगी। उससे कम लोड पर चलाएंगे तो दक्षता भी घट जाएगी, और उससे ज़्यादा लोड पर चलाएंगे तो आपके जो वैद्युत इक्विपमेंट जिनका आप लोड के रूप में प्रयोग किए हैं वो जल जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। तो एक कमी ये है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा कमी ये है कि इसमें आप अगर चाहें कि ये टर्मिनल से हम जो है अभी लोड न जोड़ें और इसे स्टार्ट कर लें तो ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सर्किट अब आपकी पूरी नहीं होगी। देखिए ना, यहाँ से जो धारा IA चलेगी या ISC चलेगी, अभी आपने लोड नहीं जोड़ा है तो ये जो है अब परिपथ पूरा नहीं होगा। अतः आपका
जनरेटर जो है विद्युत वाहक बल ये वोल्टेज नहीं बनाएगा। जब धारा चलेगी आगे तब ये चुंबकों को एक्साइट करेगी। तो इस तरह से इसे आप छुच्छे बिना लोड के सोचें कि हम हैंडल लगा कर और डीजल इंजन से इसे खूब नचाने लगें और ये चुंबकीय फ्लक्सों को काट कर विद्युत वाहक बल बनाने लगे, तो नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी सर्किट ओपन है, खुली हुई सर्किट है। जब तक आप लोड जोड़ेंगे नहीं तब तक आपकी सर्किट पूरी नहीं होगी, धारा यहीं पर आके रुकी रहेगी, इससे आगे धारा जाएगी ही नहीं। अतः इस जनरेटर को, सीरीज जनरेटर को फुल लोड डालने के बाद ही स्टार्ट करना। बिना लोड के आप इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। और फुल लोड से ज़्यादा लोड अगर करेंगे तो फिर जो है आपकी धारा बढ़ जाएगी और धारा बढ़कर आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग का उत्तेजन बढ़ जाएगा, जिससे फ्लक्स ज़्यादा क्रिएट होने लगेंगे और फ्लक्स जैसे ही ज़्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा और फिर सब जगह का वोल्टेज बढ़ने लगेगा। आपकी वाइंडिंग जो है, यहाँ की सर्किट जो है ध्वस्त हो सकती है, जो आपके घर में यूज हो रही है। तो इस तरह से आप इसे बिना लोड के, जबकि शंट जनरेटर को आपको जो है बिना लोड के स्टार्ट करना। शंट जनरेटर की कहानी आपने देखा ये कि ये आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर हो गया और आर्मेचर से आपकी धारा ये जो है शंट फील्ड वाइंडिंग में ऐसे आती है, ऐसे, और इधर फिर लोड में हम लोग ले गए, लोड में ऐसे ये लोड है, ये आपका W। अब धारा जो चलती है वो कुछ इधर जाती है, उसे हम लोग जो है I बोलेंगे, और जो इधर आएगी शंट फील्ड वाइंडिंग में उसे हम लोग ISH बोलते हैं। तो इस तरह से अब बिना लोड के अगर हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर अगर लोड हम लोग नहीं जोड़ते हैं तो क्या हमारी धारा जो है ये फील्ड वाइंडिंग से होते हुए अपना परिपथ ऐसे ऐसे पूरा करती रहती है। अतः हम लोग कहते हैं कि शंट जनरेटर, यही है शंट जनरेटर आपने पढ़ा, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी है। देखिए ना, ये आर्मेचर है जिसमें विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा और यही आपकी फील्ड वाइंडिंग है। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब समांतर क्रम में वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जुड़ती है आर्मेचर के, तो हम उसे जो है शंट जनरेटर या पार्श्व जनित्र कहते हैं। और इसमें लोड नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 200-250 ओम है। कितना ओम है? मान लीजिए कि 200 ओम है इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस आपने जो है अगर 1000 वाट का हीटर लगा दिया है तो 1000 वाट का हीटर लगभग जो है 40-42 ओम आएगा। कितना आएगा? 42 ओम ऐसे आएगा, 45 ओम आएगा। अब क्या होगा, जो धारा यहाँ से जाएगी वो 200 ओम में जेबे नहीं करेगी, वो पूरी धारा जो है आपके 42 ओम से होते हुए और ऐसे होते हुए अपना परिपथ ऐसे ऐसे पूरा करती रहेगी, इधर जाएगी नहीं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 200-250 ओम। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि ये पतले तारों की अधिक टर्नों की बनाई जाती है और आर्मेचर के चूँकि समांतर क्रम में जुड़ी है और समांतर क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि उसको 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 से जोड़ते हैं। तो इस तरह से तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत जनरेटर का घट जाता है। इसलिए प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, ताकि ये वोल्टेज को ड्रॉप कर सके, वोल्टेज को कम कर सके, ले सके, इसलिए जो है इसको हम लोग जो है पतले तार का बनाते हैं और अधिक टर्न का बनाते हैं, जिससे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो धारा जो है इजी रास्ते से भागेगी। इसलिए कहा जाता है कि इसे लोड डालकर स्टार्ट नहीं करना है। अब इसका लोड हटा देंगे, यहाँ से लोड हटा के अब इसे स्टार्ट करेंगे, हैंडल लगा के इसे डीजल इंजन से नचा देंगे। तो अब जितनी भी धारा बहेगी आर्मेचर से निकलेगी, वो केवल फील्ड वाइंडिंग से अपना परिपथ पूरा करेगी और जितने फील्ड में धारा जाएगी वो उतने चुंबकों को उत्तेजित करेगी, उतने ज़्यादा उससे फ्लक्स निकलेंगे और एक तरह से
हमारा जो है जब ये फुल एक्साइट हो जाएगी तो मैक्सिमम फ्लक्स निकालने लगेगी और मैक्सिमम वोल्टेज बनने लगता है। जब मैक्सिमम वोल्टेज ये बना लेगा 20 सेकेंड 25 सेकेंड के बाद, तब हम लोग जो है अपना यहाँ से लोड जोड़ देंगे। तब लोड का स्विच हम लोग ऑन कर देंगे और लोड जोड़ देंगे। अगर आपने जो है पहले लोड जोड़ के और फिर इसे स्टार्ट करना चाहेंगे तो सारी धारा इस रास्ते से भागेगी और ये आपका जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाएगा और कोई काम नहीं होगा। इसलिए आपको बताया गया, हिदायत दी गई है कि शंट जनरेटर को बिना लोड के स्टार्ट करेंगे और सीरीज जनरेटर को लोड डालकर ही, और वो भी फुल लोड डालकर, पूर्ण लोड डालकर ही स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से तो फुल लोड डालेंगे तब इसे स्टार्ट करेंगे बेटा। तो अगली पॉइंट ये सब आप लिखना चाहें। अब इनके फील्ड को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे, जिसे हम लोग कहते हैं डाइवर्टर। तो अब ये डाइवर्टर ये यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ के, और फिर यहाँ से सप्लाई हम लोग ले जाते हैं ऐसे। क्लियर हो गया? ये डाइवर्टर हमारा जो है ऐसे काम करेगा। यहाँ देखिए ना, इसके समांतर क्रम में हम लोग जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइवर्टर। डाइवर्टर क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग देखिए ना, अगर हम लोग जो है इसको यहाँ से न करके अगर ये इधर जोड़ देंगे ऐसे, ये सप्लाई यहाँ अगर हम लोग लगा दें तो क्या होगा, ये पूरा रेजिस्टेंस हट जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से होकर धारा और इस रास्ते से होते हुए अपना परिपथ पूरा करेगी, यानी धारा डाइवर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो है इसमें धारा नहीं जाएगी अथवा बहुत कम जाएगी इसमें, तो ये कम एक्साइट होगी। अब जब हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, यहाँ से जोड़ दिया, ये यहाँ से जोड़ दिया, तब ये रेजिस्टेंस इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अब धारा जो है ज़्यादा इसी रास्ते से जाए, क्योंकि ये भी मोटे तार की गई है। और जब हम लोग जो है इसे यहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, तब जो है अब सारी धारा इसी रास्ते से जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है फुल काम कर रहा है। तो अब धारा कोई इधर से जइबे नहीं करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान हम लोगों ने काफ़ी बढ़ा दिया। अब मैक्सिमम धारा इसी रास्ते से जाएगी। तो हमारा जो है चुंबकों का उत्तेजन पूरा होगा, 100% होगा, और तो हमारा ये पूरा वोल्टेज बनाएगा। तो इस तरह से फील्ड वाइंडिंग के उत्तेजन को हम लोग नियंत्रित करने के लिए डाइवर्टर लगाते हैं। डाइवर्टर क्या है बेटा, तो आप कहेंगे डाइवर्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, चर प्रतिरोध है, जिसे हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पक्का हो गया? जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग में हम लोग किस में जोड़ते हैं, इसके जो है श्रेणी क्रम में, यहाँ समांतर क्रम में जोड़े हैं, और शंट फील्ड वाइंडिंग में हम लोग जो है डाइवर्टर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। देखें ध्यान से, अब ये तीर को हम लोग इधर उधर खिसकाएंगे तो यहाँ के प्रतिरोध का मान घटेगा और बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से भी हम लोग फील्ड का उत्तेजन कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई समान अनुपाते आई बराबर। आप लोगों को बताते हैं कि जब कुंडली में धारा आई तगड़ी जाएगी तो चुंबक भी तगड़ा बनेगा और उससे फ्लक्स तगड़ा निकलेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में लगा देते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग के, तो यहाँ पर हम लोग जो है
तब धारा को नियंत्रित करते हैं। और यहाँ पर डाइवर्टर लगाते हैं। डाइवर्टर भी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ती है, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोग धारा को नियंत्रित करके और चुंबकों के उत्तेजन को कंट्रोल करते हैं। और चुंबकों का जब उत्तेजन कंट्रोल करते हैं तो हमारा फ्लक्स फाई नियंत्रित होता है, जिससे हमारा विद्युत वाहक बल हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब फायदे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अथवा फिर से देख लें, या पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें। अगली पॉइंट इसे फिर मिटा देते हैं। अब आप इसे लिख सकते हैं, अगली पॉइंट इसमें जो भी रही, कि लिख लें सीरीज जनरेटर को जी फार जनरेटर को सदैव फुल लोड डालकर ही स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगा, वोल्टेज बनाएगा ही नहीं, सर्किट पूरा ही नहीं होगी। करना चाहिए। अगली पॉइंट, फुल लोड से अधिक लोड करने पर लोड धारा बढ़ जाती है, जिससे सीरीज, चूँकि धारा एक ही सब में बढ़े, जिससे सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर एक्साइट होने लगती है, फलस्वरूप विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है, जिससे बाह्य परिपथ बेटा आप लोग समझ रहे हैं। बाह्य परिपथ जो यहाँ पर हम लोग लोड डालें, ये हमारे घर में रहेगा, पंखा कूलर जो भी है यही है बाह्य परिपथ लोड वाला। तो जिससे बाह्य परिपथ नष्ट हो सकता है, बाह्य परिपथ ध्वस्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है, या बल्ब वगैरह फ्यूज हो सकते हैं, मोटर जल सकती है। अगला है सीरीज फील्ड वाइंडिंग
के उत्तेजन को नियंत्रित करने हेतु उसके समांतर क्रम में वेरिएबल या चर कहेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे डाइवर्टर कहते हैं। ये आपका डाइवर्टर लगा हुआ है, और जब उसके एक्साइटेशन को या उत्तेजन को नियंत्रित करेंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल भी नियंत्रित होगा। कम या ज़्यादा हम विद्युत वाहक बल अपने जनरेटर से ले सकते हैं। तो इस तरह से सीरीज जनरेटर में हम लोग डाइवर्टर लगाएंगे, जबकि शंट जनरेटर में श्रेणी में जोड़ते हैं। वहाँ समांतर में जोड़े हैं, ये लिखा हुआ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उसे डाइवर्टर कहेंगे। और यहाँ पर शंट जनरेटर में आप लिख लें, चाहे इसी जगह लिख लें, डाइवर्टर कहते हैं। जबकि आप लिख लें, जबकि शंट जनरेटर में फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए, फ्लक्स फाई को नियंत्रित करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में संयोजित करते हैं। लिख लें ध्यान से, फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, नहीं समझ में आ रहा है, इसको मिटा देते हैं। ऐसे ये आपकी हो गई फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग, पतले तारों की अधिक टर्नों की, ऐसे हो गई। ये आपका आर्मेचर है ऐसे, और ये आपका जो है कार्बन ब्रूस है, नीचे ये कार्बन ब्रूस है। अब यहाँ से सप्लाई गई और यहाँ से ऐसे गई। यहाँ पर हम लोग जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे इस श्रेणी क्रम में ऐसे लगा दिए, और यहाँ से फिर जो है ऐसे। तो इसी को हम लोग आगे पीछे सरकाएंगे, तो जैसे यहाँ लगा दिए तो देखिए पूरा रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, तो इसमें धारा का मान और कम हो जाएगा। तो ये कम चुंबकों को उत्तेजित करेगी, क्योंकि फाई समान अनुपाते आई है। और इसी को अगर हटाकर यहाँ से हम लोग यहाँ डायरेक्ट लगा दिए, तब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस हट जाएगा और पूरी सप्लाई तब डायरेक्ट इसमें आने लगेगी। तब ये चुंबकों का आई का मान इसमें बढ़ जाएगा, तब ये चुंबकों का उत्तेजन ज़्यादा करने लगेगी। तो इस तरह से इसके जो है शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग श्रेणी डीसी जनरेटर का उपयोग या प्रयोग भी देख लें। तो इसका प्रयोग आप कहेंगे, इसका उपयोग या प्रयोग, तो इसका प्रयोग साधारणतया नहीं करते हैं। इसका प्रयोग पहला लिख लें, साधारणतया नहीं किया जाता। केवल हम लोग शंट जनरेटर का या कंपाउंड जनरेटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में,
दैनिक जीवन में साधारणतया इसका प्रयोग डीसी सीरीज जनरेटर का नहीं करते हैं। अब इसका अगला जो क्वालिटी है ये उत्थान प्ररूपी है, देखा ना, उत्थान उत्थान प्ररूपी है, यानी ये वोल्टेज को बढ़ाता है। देखिए ना, जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे, लोड आप बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा नहीं। लोड बढ़ाने पर क्या होगा कि धारा बढ़ जाएगी। लोड जैसे ही आप 1000 वाट का आपने लगाया और आपने 2000 वाट कर दिया, तो 1000 वाट का अभी आपको बताए थे कि लगभग जो है 42 ओम प्रतिरोध है, 42-43 ओम है। और जबकि 2000 वाट कर देंगे तो प्रतिरोध जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, 20-22 ओम हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब प्रतिरोध 20-22 ओम हो जाएगा, यानी आपने लोड जो है बढ़ा दिया, 2000 वाट कर दिया, प्रतिरोध घट जाएगा और धारा वो ज़्यादा खींचना शुरू कर देगा। और वो जितना भी धारा खींचेगा वो सारी धारा जो है वो इसी आर्मेचर से होते हुए फील्ड वाइंडिंग, यानी ये चुंबकों वाली वाइंडिंग से होते ही लोड में जाती है ऐसे ऐसे। अतः फील्ड का उत्तेजन बढ़ जाएगा, एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, और जब एक्साइटेशन बढ़ जाएगा तो फ्लक्स फाई बढ़ जाएगा, जिससे हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। तो अमूमन जनरेटरों में क्या है कि वोल्टेज बढ़ाने पर उनका ये अमूमन क्या है कि लोड बढ़ाने पर, और जनरेटरों की एक खासियत अमूमन होती है, आप हर जगह देखे हैं, बैटरी में कहीं भी आप देखे हैं कि जैसे ही लोड बढ़ाते हैं तैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। घर में भी देखे हैं, लोड आप बढ़ाते हैं, टुल्लू आपका जो है धीरे धीरे चलने लगता है, पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। तो ये होता है भाई कोई हीटर वगैरह जला रहा है तो उसको बुझा दो, टुल्लू पानी नहीं उठा रहा है। तो लोड बढ़ाने पर वोल्टेज डाउन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज घटने लगता है। लेकिन सीरीज जनरेटर उसका उल्टा। सीरीज जनरेटर में क्या है, लोड जैसे ही बढ़ाएंगे तैसे ही धारा ज़्यादा लेना ये शुरू कर देगा, लोड ज़्यादा धारा खींचेगा, और जैसे ही ज़्यादा धारा आएगी वो ज़्यादा धारा इसी फील्ड वाइंडिंग से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होकर ही पास होगी। अतः सीरीज फील्ड वाइंडिंग चुंबकों का उत्तेजन बहुत बढ़ा देगी, और जब चुंबकों का उत्तेजन बढ़ जाएगा तो इससे फ्लक्स फाई ज़्यादा निकलने लगेंगे। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर फाई ZNP/60A से, इसके बढ़ने से आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल E बढ़ जाएगा। और इस तरह से अब क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उसी को कहेंगे ये उत्थान प्ररूपी है। ये वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। लोड बढ़ने पर यदि वोल्टेज बढ़े तो उसे कहेंगे उत्थान प्ररूपी है, और लोड बढ़ने पर यदि वोल्टेज घटे तो उसे कहेंगे ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है या ड्रॉपिंग टाइप का है, वोल्टेज को घटाता है। तो हमारा शंट जनरेटर जो है ड्रॉपिंग टाइप का है, वो उत्थान प्ररूपी नहीं है। उस पर लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटने लगेगा। लेकिन सीरीज जनरेटर में वोल्टेज कैसे है कि लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, लोड घटाएंगे तो वोल्टेज भी घट जाएगा। इसी कारण से इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब लोड आपने एक पंखा चला रहे हैं तो मालूम हुआ वोल्टेज और घट गया, क्योंकि वो धारा बहुत कम लेगा, पंखा धारा बहुत कम लेगा, तो आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग का उत्तेजन बहुत कम होगा। तो जहाँ 220 वोल्ट बनाना है या 200 वोल्ट बनाना है वहाँ 100 वोल्ट बनाएगा, 50 वोल्ट आपका जनरेटर बनाएगा। तो इस तरह से लोड आपने घटा दिया तो भी दिक्कत है, और लोड आपने बढ़ा दिया तो भी दिक्कत है। आपका जो है इसका उत्तेजन सही नहीं हो पाएगा। केवल आप चाहते हैं कि इसका 100% उत्तेजन हो, तब आपको एक फिक्स लोड पर, जो कंपनी ने निर्धारित कर दिया है कि हमारा जनरेटर 5 किलोवाट का है, तो आप इस पर फुल लोड
फुल लोड का मतलब 5 किलोवाट का ही लोड डालकर, और इसे जब आप स्टार्ट कराएंगे तब इसके कुंडलियों का 100% उत्तेजन होगा और तब 100% जो है आप विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज पाएंगे। तो अब अगली पॉइंट मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप लोग साफ साफ लिख लें कि ये उत्थान प्ररूपी है, यानी लोड बढ़ाने पर इसका वोल्टेज बढ़ता है, अर्थात इसी को कहेंगे, अर्थात लोड बढ़ाने पर इस जनरेटर का वोल्टेज भी बढ़ जाता है या बढ़ता है, उत्थान प्ररूपी है, बढ़ता है। अगली पॉइंट, लोड घटाने पर वोल्टेज घट जाता है। इन्हीं दो कारणों से इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते। घर में लोड कम है, एक ही पंखा चलाना है, तो आप एक ही पंखा मान लीजिए चला रहे हैं तो ये वोल्टेज सही नहीं देगा। अब पंखे को चाहिए 200 वोल्ट तो ये दे रहा है 100 वोल्ट। तो इस तरह से इस सीरीज जनरेटर का दैनिक जीवन में साधारणतया प्रयोग नहीं किया जाता है। अब लोड घटाने पर वोल्टेज घट गया, बिना लोड के इसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको एक फिक्स लोड ही डालना है जो कंपनी ने निर्धारित कर दिया। अथवा लोड आप बढ़ा सकते हैं, कहीं लोड आपका बढ़ने वाला है, ऐसे जगह पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये जो है आपको बढ़ाकर वोल्टेज और देगा। तो इसलिए हम लोग इस सीरीज जनरेटर का प्रयोग लंबी संचरण लाइनों में एज ए बूस्टर करते हैं, एज ए अभिवर्धक करते हैं, एज ए बूस्टर करते हैं, क्योंकि लंबी लाइनों में वोल्टता पात के कारण V बराबर IR होता है, उस लंबे तारों का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए वो वोल्टेज जो है वहाँ तक दूसरे सिरे तक जाते जाते काफ़ी घट जाता है। अतः उस वोल्टता की कमी को पूरा करने के लिए बीच में हम लोग जो है श्रेणी जनरेटर लगा देते हैं लंबी संचरण लाइनों में। तो ये क्या करता है, जो वहाँ तक जाने में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी ये पूर्ति करता रहता है। तो इसका सबसे मेन उपयोग जो है एज ए बूस्टर, एज ए अभिवर्धक है। तो अगली पॉइंट ये भी लिख लें। अगली पॉइंट ये लिख लें कि इसका कभी कभी पूछा है, तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सर्वाधिक उपयोग लंबी संचरण लाइनों में, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टता पात की कमी को पूरा करने के लिए इसे श्रेणी अभिवर्धक को कहेंगे बूस्टर। के रूप में किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा है कि एज ए बूस्टर कौन जनरेटर प्रयोग किया जाता है, तो आपका सीरीज जनरेटर। अगला आप लिख लें, इसका प्रयोग
आर्क लैंप में भी करते हैं। आर्क लैंप में भी करते हैं। तो इस तरह से मेन सारी बातें आपकी इस सीरीज जनरेटर की ख़त्म हुई। अब हम लोग आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।